Assalamu alaikum. Our topic is about the malignant disease of the uterus. Chapter number 15 of your book 10 Teachers. इसमें जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से दैट इज़ एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है यूट्रस की अंदर वाली, उसके कैंसर के बारे में हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। यूके वुमेन में जो है ये सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, अब हमने देखना है कि होता क्या है। एबनॉर्मल प्रोलिफ्रेशन हो जाती है एंडोमेट्रियल सेल्स की। कैंसर क्या होता है जिसमें जो सेल्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल प्रोलिफ्रेशन होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम के सेल्स होंगे उनकी एबनॉर्मल प्रोलिफ्रेशन को हम क्या कह देंगे, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। होता क्या है नॉर्मली अगर हम बात करें, ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, ठीक है। और ये दोनों मिल के जो है हमारे सेल्स को मैच्योर करवा रहे होते हैं। वो कैसे कि जो ईस्ट्रोजन होता है ये हमारे सेल्स का नंबर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एक सेल था वो 5 सेल्स बन गए। तो ये क्या है कि जो सेल्स हैं उनके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो ये क्या है, ईस्ट्रोजन का काम है। नंबर इंक्रीज़ करने को क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हमारी बॉडी में नॉर्मली क्या कर रहा होता है कि जो एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं उनके साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो इंक्रीज़ इन साइज़ को हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ आ रही है कि हमारे मैच्योर सेल्स कैसे बन रहे हैं कि ईस्ट्रोजन जो है वो हमारा हाइपरप्लेजिया करवा रहा है और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो हाइपरट्रॉफी करवा रहा है। और बॉडी में ये एक बैलेंस के साथ रहते हैं। अगर हम एक बैलेंस बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर ईस्ट्रोजन है और यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन है। अगर तो ये बैलेंस के साथ रहेंगे, ईस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरॉन की जो अमाउंट है वो एक बैलेंस के साथ काम करेगी, तो हमारे सेल्स जो है वो मैच्योर बनेंगे, हाइपरप्लेजिया भी होता जाएगा, हाइपरट्रॉफी भी होती जाएगी। लेकिन होगा क्या यहाँ पर एंडोमेट्रियल कैंसर में कि प्रोजेस्टेरॉन का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा और ईस्ट्रोजन का काम जो है वो बढ़ जाएगा किसी भी वजह से। तो अब वो मैच्योर सेल्स जो हैं वो क्या बनना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ हाइपरप्लेजिया ही होता जाएगा, हाइपरट्रॉफी होगी नहीं, सेल्स मैच्योर होंगे नहीं। और जब भी बॉडी में हाइपरप्लेजिया हो जाता है तो ये किसका फीचर होता है, कैंसर का। तो सबसे पहले ईस्ट्रोजन क्या करवाता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता करवाता है ड्यू टू अनअपोज्ड प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट। और जब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है देन आपको पता है कि वहाँ पे डिस्प्लेजिया होता है एंड देन अल्टीमेटली कैंसर। तो ये हमारी स्टेजेस चलती हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं है या कम हो गया है, सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट करते जा रहे हैं, हाइपरप्लेजिया होता जा रहा है और कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है सेल्स का और टर्नओवर भी इंक्रीज़ हो रहा है। जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये जो है इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट्रोजन। ज़्यादा तो है लेकिन ईस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो हाइपरट्रॉफी है वो नहीं हो रही, वैसे वो नॉर्मली हाइपरट्रॉफी करवा रहा था। ओनली ईस्ट्रोजन एक्सेस, लेस प्रोजेस्टेरॉन, सेल्स डोंट मैच्योर बिकॉज ओनली हाइपरप्लेजिया एंड देयर इज़ नो हाइपरट्रॉफी। तो समझ आई कि किस तरह से एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो डेवलप होता है, अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन के मुकाबले में कोई प्रोजेस्टेरॉन नहीं है जो हमारे सेल्स को मैच्योर करवाए। अब जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है वो दो तरह का होता है, टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। जो टाइप 1 होता है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रॉयड एडिनोकार्सिनोमा और जो टाइप 2 होता है उसको हम कहते हैं सीरस एडिनोकार्सिनोमा और क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा।
तो हमारा जो रिलेटेड टॉपिक है दैट इज़ एंडोमेट्रॉइड टाइप, जिसमें क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया। जो सीरस और क्लियर सेल होते हैं ये एट्रोफिक एंडोमेट्रियम में होते हैं। एट्रोफिक एंडोमेट्रियम किन की होती है, कौन सी फीमेल्स की होती है, कौन सी एज की फीमेल्स की एट्रोफिक एंडोमेट्रियम होती है, ओल्ड एज की फीमेल्स में। तो इससे हमें ये समझ आई कि जो टाइप 1 कैंसर होता है इट इज़ कॉमन इन यंग एज, ठीक है, या प्री मीनोपॉजल वुमेन। और जो टाइप 2 कैंसर होता है जिसमें दो तरह की आ जाती हैं, सीरस और क्लियर सेल, वो किन लोगों में होगा, पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में, हैविंग द एट्रोफीड एंडोमेट्रियम। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द टाइप 2, वी आर कंसर्न्ड विद द टाइप 1, तो हम उसकी बात करेंगे। Then this is your UQ के what are the risk factors for the endometrial carcinoma। तो सिंपल सी बात है, एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा उन सब कंडीशंस में होगा जहाँ पर ईस्ट्रोजन की एक्सेस होगी। सबसे पहले वी हैव द ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी का हमने फाइब्रॉइड्स में भी देखा था कि ओबीज फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एंड्रोजन्स का एक्सेस होता है। और एंड्रोजन्स जो हैं ये हमारे किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ईस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हुआ एंड देन द कैंसर। तो ओबेसिटी की वजह से इस तरह से होता है। सो ओबेसिटी में क्या है कि यू नो दैट दीज आर द, ये हमारा जो है वो फॉलिकल है और उसके बाहर ये रेड कलर के जो बनाए हुए हैं दीज आर द ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये जो पर्पल कलर के हैं दीज आर द थीका सेल्स, ठीक है। तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, जब इनके पास बहुत ज़्यादा एंड्रोजन्स आते हैं तो यू नो दैट दे सेक्रीट द ईस्ट्रोजन, ये एंड्रोजन्स को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। जितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन होगा उतना ज़्यादा कैंसर होगा बॉडी में, ठीक है। तो ओबेसिटी की समझ आगे किस तरह से कैंसर करवा रहा है। देन द डायबिटीज़ के लोगों में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का क्यों चांस बढ़ जाता है उसकी बात कर लेते हैं। कि एक हार्मोन होता है, एक ग्लोबिन होती है, प्रोटीन होती है, सेक्स हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबिन। इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ये ऐसी ग्लोबिन प्रोटीन है जो सेक्स हार्मोन्स को पकड़ के रखती है, ठीक है। जो हमारे ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स हैं उनको पकड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है, ताकि उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में रहें। लेकिन जब होती है हमारी डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात की जा रही है। इंसुलिन तो ज़्यादा है लेकिन बाद में कम भी हो जाएगी, लेकिन इंसुलिन की जब रेजिस्टेंस होगी तो हमारा जो ये जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन है ये कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन को पकड़ने वाली कोई चीज़ ही नहीं होगी और वो फ्री बॉडी में घूमना शुरू कर देंगे और अपने एक्शन ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। सो अल्टीमेटली देयर विल बी द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड देन द कैंसर। सो दो रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। देन इज़ अ नलीपैरिटी। नलीपैरिटी को इस तरह से समझ लें कि एक फ़ीमेल है, उसका कभी कोई बच्चा ही नहीं हुआ और हर महीने जो है उसको ईस्ट्रोजन जो है उसके थ्रू उसके फॉलिकल्स बनते जा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन होती जा रही है, तो हर महीने उसका एक्सपोजर हो रहा है ईस्ट्रोजन से। जबकि एक जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल होती है या वो फ़ीमेल जो जिसकी मल्टी प्रेगनेंसीज हुई होती हैं, उसमें क्योंकि ये होता है कि उसकी वो ओवम डेवलप नहीं होते, उसको ईस्ट्रोजन की इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है वो एक्सपोजर नहीं होता, ठीक है। इस वजह से उसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का चांस जो है वो कम होगा। और जो होगी वो फीमेल जिसका कभी कोई बच्चा ही नहीं हुआ और हर महीने उसको ईस्ट्रोजन जो है वो उसके बॉडी में आता है, तो नली पैरस फीमेल में क्या होगा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का चांस ज़्यादा होगा ड्यू टू ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, ठीक है। एक फ़ीमेल है उसका हर महीने जो है ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर है और एक फ़ीमेल है जो मतलब उसकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज मतलब हुई हैं, मल्टी पैरा है, उसकी सिर्फ एक साल में 3 दफ़ा हुई है मेंस्ट्रुएशन,
तो ईस्ट्रोजन का किसको 12 महीने जिसको एक्सपोजर होगा, यहाँ पे 3 महीने एक्सपोजर होगा। अगर साल की बात की जाए तो जो होगी हमारी नली पैरस फीमेल, उसमें चांस ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द मल्टीपल प्रोलिफ्रेशंस एज। जैसे जैसे एज, जितनी एज बढ़ती जाएगी उसका ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर जो है उसकी हर एज वाइज होता जाएगा। ठीक है, तो विद एज जो है ईस्ट्रोजन की वजह से वो प्रोलिफ्रेशंस मल्टीपल होती जाएंगी, तो इस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ लेट मीनोपॉज। इसकी समझ आती है, अर्ली मेनार्की एंड लेट मीनोपॉज की। जितनी जल्दी मेनार्की होगी, जितनी लेट मीनोपॉज होगा, तो ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर उस टाइम में ज़्यादा होगा। ठीक है, एक फ़ीमेल है जिसको 11 ईयर्स में मेनार्की हुई और 50 ईयर्स में जाके उसकी जो है मेंस्ट्रुएशन रुकी। एक फ़ीमेल है जिसको 17 ईयर्स में मेनार्की हुई, हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 13 ईयर्स में मेनार्की हुई, और 40 ईयर्स में या 45 ईयर्स में उसको जो है उसकी मेंस्ट्रुएशन मेनोपॉज हो गया। तो किस फीमेल में ज़्यादा रिस्क होगा? इस वाली फ़ीमेल में, क्योंकि इसको ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, देन द ईस्ट्रोजन ऑनली पिल्स। ईस्ट्रोजन ऑनली पिल्स की समझ आती है, ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होगा। देन टेमोक्सिफिन थेरेपी। टेमोक्सिफिन क्या होता है, ये किस में देते हैं, कौन सी चीज़ में देते हैं? सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, ब्रेस्ट कैंसर में देते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, प्रेगनेंसी में मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है और फिर वो एक हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट होती है, हाइपर प्रोजेस्टेरॉनिक स्टेट होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है तो ईस्ट्रोजन का इफेक्ट अगर ज़्यादा भी हो तो उसको कम करती है। ठीक है, टेमोक्सिफिन की बात कर रहे थे। टेमोक्सिफिन हम देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को। तो ब्रेस्ट कैंसर के जो लोग होते हैं उनके जो ब्रेस्ट के सेल्स होते हैं वहाँ पर टेमोक्सिफिन जो होती है वो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। लेकिन जो एंडोमेट्रियम होती है उसके ऊपर जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे टेमोक्सिफिन जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट देती है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों में क्या होगा कि ब्रेस्ट कैंसर तो ट्रीट हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू estrogen receptor stimulation by the tamoxifen on the endometrial cells, what will happen? There will be endometrial hyperplasia due to exposed estrogen and then the cancer. तो इस वजह से हम ऐसे पेशेंट्स को टेमोक्सिफिन देने की बजाय दूसरी थेरेपीज़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका रिस्क जो है वो कम होता है। और उसमें आ जाता है रिलॉक्सिफिन। ठीक है, आपकी बुक में लिखा भी हो, रिलॉक्सिफिन जो होती है ये फिर हम देते हैं जो कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं करती ऑन द एंडोमेट्रियल सेल्स। टेमोक्सिफिन जो होती है ये हमें ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क तो कम करती है लेकिन एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क ज़्यादा कर देती है। देन इज़ द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगेन द ईस्ट्रोजन एक्सपोजर। देन इज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल और द एंडोमेट्रियल कैंसर। तो फैमिली की हिस्ट्री में आपको समझ आती है ना कि इन लोगों में एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। आपकी बुक में भी एक टेबल बना हुआ है, उसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ही सब जो मैंने आपको बताए हैं यही सारे रिस्क फैक्टर्स आपने लिखने हैं। और कौन सी चीज़ें प्रोटेक्टिव होती हैं उसमें मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी प्रोटेक्टिव होती है, आईयूडीज़ जो होती हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ऑलिगोनॉर्जेस्ट्रोन इंट्रायूट्राइन सिस्टम, ये प्रोटेक्टिव होता है। क्यों प्रोटेक्टिव होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फैक्टर्स विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंडोमेट्रियल कैंसर आर द प्रेगनेंसी। ये मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन की एक्सेस होती है तो वो ईस्ट्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। कंबाइंड ओसीपीज़ कैसे होंगी कि इसमें ईस्ट्रोजन भी होगी प्रोजेस्टेरॉन भी होगी तो बैलेंस में रहेगा, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक आईयूसीडीज़, कॉपर आईयूसीडीज़, एलएनजी आईयूएस, इनमें क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है तो ऑब्वियसली वो ईस्ट्रोजन को बैलेंस में रखेगा। देन द हिस्टेरेक्टमी, किसी का यूट्रस ही रिमूव हो गया तो एंडोमेट्रियल कैंसर होगा, एंडोमेट्रियम ही नहीं है तो कैंसर कैसे होगा। ठीक है, सो these are the factors which protect against the endometrial cancer.
देन अदर साइंस एंड सिम्टम्स। किसी को एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया है तो उसको पेल्विक पेन हो सकती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर वो कैंसर जो है वो बड़ा हो जाए उसका साइज़, तो वो हमारे यूट्रस जो है उससे आगे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कंप्रेशन करेगा, प्रेशर करेगा, जिसकी वजह से यूरिनरी डिसफंक्शन होगा। और अगर वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा रेक्टम के ऊपर तो बाउल डिसफंक्शन होगा। और सारे के सारे कैंसर जो हैं दे कॉज वेट लॉस। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स होंगे पेशेंट के, ठीक है। तो इसमें जो आपके वैसे मतलब अगर मैथ सिम्टम्स तो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन इसमें आ रहा है ना फाइब्रॉइड से, दूसरा वो है वेट लॉस, ठीक है। तो कैंसर में वेट लॉस की हिस्ट्री होगी। पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, फाइब्रॉइड्स तो बाद में रिग्रेस कर जाते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा है कि पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग में एंडोमेट्रियल कैंसर को सस्पेक्ट करना चाहिए, या हमें सर्वाइकल कैंसर को सस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग समझ आती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और ये सब कुछ, ठीक है। बाकी सारे अनकॉमन है, मतलब केस नॉन स्पेसिफिक हैं। ये स्पेसिफिकली आ रहे हैं वेट लॉस एंड पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। अब हमने करनी है इन्वेस्टिगेशन एक कैंसर की। तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री ले लेंगे, उससे पूछेंगे प्रॉपरली कि वो डायबिटिक तो नहीं है, उसके कितने बच्चे हो गए हैं, नली पैरस है क्या है, उसका मेनार्की कब आई थी, मीनोपॉज कब हुआ था, उसने कोई ईस्ट्रोजन थेरेपी तो नहीं ली, उसने टेबॉक्सिफिन थेरेपी तो नहीं ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए, उसकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है क्या, ओबीस तो नहीं है, उसकी जनरल लुक देख लिया आपने, ठीक है। देन द एग्जामिनेशन में जब आप बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करोगे, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, एक आपने हाथ डाला अंदर और एक आपने एब्डोमेन से यूट्रस को पैल्पेट किया। यूट्रस को जब पैल्पेट किया तो आपको बल्कि यूट्रस मिला बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन पे। देन इज़ द स्पेकुलम एग्जामिनेशन। तो आप स्पेकुलम एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है, तो उसमें स्पेकुलम आपको पता है वो हमारा सेम स्पेकुलम होता है, बहुत दफ़ा उसकी पिक्चर दिखा चुकी हूँ। तो जब आप उसको उसके थ्रू अंदर देखोगे यूट्रस के अंदर, तो आपको सर्वाइकल लॉस पे ब्लीडिंग मिल सकती है, ठीक है। देन इज़ द ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ द यूट्रस जब आप करोगे तो आपको थिकेंड एंडोमेट्रियम नज़र आएगी, ठीक है। थिकेंड एंडोमेट्रियम जो है वो आपको नज़र आएगी। अगर तो लेस देन 4 मिलीमीटर्स होती है तो कैंसर इज़ वेरी अनलाइकली। और ज़्यादातर आपको पोस्ट मीनोपॉजल जो वुमेन होती हैं उसमें थिकनेस ज़्यादा जो है वो दिखाई देती है। तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हो गया। नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी जो है ये परफॉर्म किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू, ठीक है। और कैमरा हम पास करते हैं यूट्राइन कैविटी में और उससे हम देखते हैं एंडोमेट्रियम को कि वो जो है ना उसके अंदर हम एंडोमेट्रियम को देख सकते हैं। और हिस्ट्रोस्कोपी आपको पता है ये एक डायग्नोस्टिक भी है, एक तो हमें कैंसर भी नज़र आया जाएगा, दूसरा हम उसको वहाँ से उसका जो मैस होगा उसको हम वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू अगर लोकलाइज्ड है, ठीक है। सो बोथ डायग्नोस्टिक एज वेल एज द थेरेप्यूटिक। और साथ में अगर हमने बायोप्सी लेनी हो वहाँ से कैंसर की तो हम हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू बायोप्सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब ये एंडोमेट्रियल बायोप्सी है, नेक्स्ट एंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या है कि बायोप्सी हमें बताती है कि हमारा जो कैंसर है वो किस टाइप का है, किस ग्रेड का है। तो कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं और जो बायोप्सी का सैंपल होता है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। सो व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस, वेरी इजी वेरी कॉमन इन्वेस्टिगेशंस कि हमने जो है शुरू में हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करनी है, उसी तरह बाय मैनुअल एग्जामिनेशन और स्पेकुलम एग्जामिनेशन। देन हमने क्या करना है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है, हिस्ट्रोस्कोपी करनी है, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग ले लेनी है,
ठीक है। एंडोमेट्रियल थिकनेस हमें दिखाई देगी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे। हिस्ट्रोस्कोपी में हमें जो है विजुलाइजेशन हो जाएगी एंडोमेट्रियम की, और हम वहाँ से बायोप्सी भी ले सकते हैं और उस कैंसर के जो मास है उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हिस्टोलॉजी होगी, जो बायोप्सी होगी, उसमें हमें जो है वो ग्रेड्स दिखाई देंगे कैंसर के। हम ग्रेड्स जो है वो स्टेजिंग जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं साथ।